मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही थी। एक और भाजपा की मीटिंग, दूसरी ओर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा उस पर सबकी निगाह है, और तीसरी ओर आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई रफ्तार। अब इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात आए हैं। आज पहले वैक्सीनेशन का आरंभ किया और फिर उनके हाथों से अहमदाबाद के 3 ओवरब्रिज का लोकार्पण हो गया। इसके बीच वैष्णो देवी फ्लाईओवर ब्रिज, खोदियार कंटेनर यार्ड फ्लाईओवर ब्रिज और रेलवे ओवर ब्रिज आमजन के लिए खोल दिए गए। पर गौर करने वाली बात यह थी कि जब वैष्णो देवी फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण से पहले जब तिलक लगाया जा रहा था, तब अमित शाह ने एक नहीं पर 2 बार नितिन पटेल को तिलक लगाने की ओर इशारा कहा। अब क्या इसे एक अहम इशारा माना जाए, क्योंकि जब 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये मुद्दा भी गरमाया हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नितिन पटेल की बात चली है तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाए। मोदी लहर की उदय के साथ नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधान बने और 2014 में ऐसे ही वो दिल्ली की ओर भी आगे बढ़ गए। फिर गुजरात की राजनीति की धरोहर आनंदीबेन पटेल को मिली, लेकिन फिर पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ। हालांकि वो आंदोलन साथ हुआ, लेकिन फिर भी आनंदीबेन की उम्र की बात आगे करके एफपी के माध्यम से उनका इस्तीफा लिया गया। फिर एक नाम सामने आया मुख्यमंत्री के लिए, वो था नितिन पटेल का। लेकिन शायद चाणक्य के मन में कुछ और था। शायद सामाजिक आंदोलन के बाद किसी बड़ी जनसंख्या वाले मुख्यमंत्री वो बनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए जैन समुदाय वाले विजय रूपाणी को पैरासूट से अचानक से लाया गया। लेकिन बाद में कई बार गुजरात के शासन पर प्रश्न भी उठे हैं, और अब जब चुनाव नजदीक है तब लग रहा है कि शायद आज जिस तरह कुछ इशारा मिला, चाणक्य शायद परिवर्तन लाएंगे। सबसे पहले देखते हैं चाणक्य का वो कौन सा मौन इशारा रहा जो राजनीति में कुछ बदलाव का इशारा देता है। आइए देखते हैं। वैष्णो देवी सर्कलना ब्रिजना लोकार्पण समय अमित शाहનો આડકતરો ઇશારો। નીતિન પટેલને તિલક નહીં પણ કદાચ રાજ તિલક કરવા રાજનીતિક ચાણક્યનો ઇશારો। એક નહીં પણ બબ્બે વખત નીતિન પટેલને તિલક કરવા કર્યો છે સૂચક ઇશારો। 2022માં મુખ્યમંત્રી તરીકે નીતિન પટેલના રાજ તિલકનો ઇશારો કદાચ ચાણક્યએ આપી દીધો છે। વિજય રૂપાણીની નારાજગી સામે અમિત શાહનો ઇશારો આવનારા સમય માટે પરિવર્તનનો સૂચક ઇશારો કરી રહ્યો છે। ગુજરાતના રાજકારણમાં આ પરિવર્તનનો ઇશારો ગણી શકાય। મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ મામલે રૂપાણીની મનાઈ બાદ અમિત શાહનો મૌન ઇશારો। વૈષ્ણો દેવી સર્કલના બ્રિજના લોકાર્પણ સમયે અમિત શાહનો આડકતરો ઇશારો। નીતિન પટેલને તિલક નહીં પણ કદાચ રાજ તિલક કરવા રાજનીતિક ચાણક્યનો ઇશારો। એક નહીં પણ બબ્બે વખત નીતિન પટેલને તિલક કરવા માટે અમિત શાહે કર્યો સૂચક ઇશારો। 2022માં મુખ્યમંત્રી તરીકે નીતિન પટેલના રાજ તિલકનો આ ઇશારો ગણી શકાય। વિજય રૂપાણીની નારાજગી સામે અમિત શાહનો ઇશારો ગુજરાતના રાજકારણ બાબતે ઘણું બધું કહી જાય છે। ગુજરાતના રાજકારણમાં આ પરિવર્તનનો ઇશારો ગણી શકાય। મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ મામલે રૂપાણીની મનાઈ બાદ અમિત શાહનો આ મૌન ઇશારો। ઉલ્લેખનીય છે કે 2022માં ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તે વાત પણ ચર્ચામાં છે। ત્યારે આ વચ્ચે જ્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે છે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના ચાણક્ય ગણાતા અમિત શાહ જ્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે તેમણે કદાચ આડકતરી રીતે ઇશારો આપ્યો છે। નીતિન પટેલને તિલક નહીં પણ કદાચ રાજ તિલક કરવા રાજનીતિક ચાણક્યનો આ ઇશારો ગણી શકાય।
ગુજરાતના રાજકારણમાં પરિવર્તન આવશે તેવું અમિત શાહના આ મૌન ઇશારાથી લાગી રહ્યું છે. એક નહીં પણ બબ્બે વખત નીતિન પટેલને તિલક કરવા માટે અમિત શાહનો આ સૂચક ઇશારો, આને ચાણક્યનો ચતુર ઇશારો ગણી શકાય. 2022માં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે અને કોણ મુખ્યમંત્રી બનશે તે વાત પર સૌ કોઈની નજર છે. ઘણી બધી ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે ત્યારે ભાજપના ચાણક્ય ગણાતા અમિત શાહે આજે આડકતરો ઇશારો કર્યો છે. એક નહીં પણ બબ્બે વખત નીતિન પટેલને તિલક કરવા માટે સૂચક ઇશારો કર્યો છે. વિજય રૂપાણીની નારાજગી સામે અમિત શાહનો આ ઇશારો કદાચ ગુજરાતના રાજકારણમાં પરિવર્તનનો ઇશારો ચાણક્યએ આપી દીધો છે. तो चाणक्य का ये इशारा क्या कहता है, वही हमारा आज का मुद्दा है. और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से, कल्प पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, डॉक्टर ईशान त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से अशोक पंजाबी हमारे साथ जुड़े हैं. आप सभी का सबसे पहले स्वागत है के न्यूज में. डॉक्टर ईशान जी, आपसे शुरुआत करते हैं. अगर भाजपा कोई पाटीदार चेहरा उतारती है आने वाले चुनाव में, तो क्या आम आदमी पार्टी गोपाल इटालिया पर खुद की पसंदगी जो है वो निकालेगी या फिर ईशुदान गढ़वी उनका चेहरा बनेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से मुद्दों के ऊपर राजनीति और मुद्दों के ऊपर जनता का आवाज बनके लोगों के बीच में जाती है. आम आदमी पार्टी किसी एक व्यवसाय, एक समुदाय की पार्टी नहीं है. पार्टी उसमें पढ़े लिखे, सुशिक्षित और लोगों की भलाई और लोगों के मन में के लिए जो भी एक अच्छा काम करने की चाहत, ऐसे लोगों से भरी हुई पार्टी. अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके अगर कुछ देश का भला हो सकता था, दोनों की मिलीभगत ना होती, तो आंदोलनकारियों की जरूरत ही नहीं थी, आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं. लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की परंपरागत राजनीति से सिर्फ उन दोनों जब भी वो प्रत्यक्ष जब कैमरा के सामने होते हैं तब एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन जब भी ये चीज मिल बटाई की खाने की जो उनकी एक परंपरागत राजनीति, उससे लोगों में रस था, लोगों में एक ऐसा प्रकार का असंतोष था और उस असंतोष से बाहर निकलने के लिए लोगों को एक विकल्प चाहिए. गोपाल इटालिया जी हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता हैं, हमारे पक्ष के प्रमुख हैं, और साथ में ईशुदान गढ़वी जो कि एक बहुत ही अच्छे चेहरे हैं, और ऐसे चेहरे जो कि पत्रकार समाज से हैं, ना कि कोई गढ़वी समाज, ना कि कोई पाटीदार समाज, ना कि कोई ब्राह्मण समाज से, लेकिन एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर लोगों की नब्ज को पकड़ा है, जाना है. वो एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन से लेके किसान पाक योजना के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर एक न्यूज चैनल के माध्यम थी लोगों तक. तो ऐसे हमें तो ऐसे 182 चेहरे चाहिए. केजरीवाल जी ने बोला था कि हमें तो आम आदमी चाहिए, आम आदमी हमारा चेहरा होगा. तो ना ही कोई समुदाय से, ना ही लेकिन कोई सुशिक्षित होगा, कोई भले ही रिक्शा वाला हो, कोई भले ही कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई ऐसे समुदाय से हो जैसे पत्रकार हो, लेकिन आम आदमी पार्टी हर एक समाज के अच्छे लोगों को, जिसमें 3 सी ना हो, करप्शन, क्रिमिनल और कम्युनल, ऐसे लोगों को हम लोग सही में वेलकम करेंगे और आम आदमी पार्टी के चेहरे वही हो. जी जी, प्रशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से वीडियो आपने भी देखा कि जिस ओर से अमित शाह इशारा कर रहे, एक बार नहीं उन्होंने 2 बार नितिन पटेल की ओर इशारा कहा, और ये एक बार नहीं था, ये तिलक की बात हो, चाहे नारियल की बात हो, और आज सुबह की भी बात करें तब कहीं ना कहीं मुख्य प्रधान रूपाणी जी नजर नहीं आए, लेकिन नितिन पटेल अमित शाह के साथ लगातार नजर आए. और जब एयरपोर्ट पे भी अमित शाह का जब आगमन हुआ तब भी सीआर पाटिल और गृह मंत्री प्रदीप जी वहां पर मौजूद थे, लेकिन रूपाणी जी वहां पर मौजूद नहीं थे. यानी क्या अमित शाह नाराज चल रहे हैं या फिर कोई परिवर्तन का संकेत देता है ये सारे इशारे? क्योंकि वो चाणक्य और उनके कुछ मौन इशारे ही काफी होते हैं राजनीति में बदलाव के लिए. ये चाणक्य जिस तरीके से बोलते हैं उनका बहुत ही एक अच्छा प्रोपोगेंडा होता है, और बीजेपी की अच्छी स्टाइल है लोगों को एक मुद्दा देने के लिए.
मतलब जो अपने पिक पे होते हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे, वो सबसे लोग बाहर कैसे जाए। आज रूपाणी साहब को नहीं देखा, आज रूपाणी साहब के साथ हाथ नहीं मिलाया। बीजेपी में सब कुछ दो व्यक्ति जो इच्छते हैं ऊपर से वही होता है। सबसे पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा, तो जो आरएसएस से बिलोंग करता है, जो आरएसएस से आया हुआ है, जिसका आरएसएस के साथ बैकग्राउंड है, वो ही बीजेपी में मुख्यमंत्री बन सकता है। तो नितिन भाई पटेल इज ऑल टाइम रिजर्व्ड डेप्यूटी सीएम फॉर बीजेपी। बीजेपी की जब तक सत्ता रहेगी डेप्यूटी सीएम रिजर्व रहेंगे। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस में आनंदीबेन को जो लाया गया था बिकॉज ऑफ देयर हर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो मोदी साहब के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनको 1 साल के लिए एक्सेप्शन लाया गया, फिर वापस उठाया गया। तब बहुत सारे नाम चल रहे थे, फिर भी क्यों विजय रूपाणी? क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो जहां कहीं आरएसएस के होंगे तो यस, रूपाणी का चेहरा नहीं हो सकता है 22 में, लेकिन उसकी जगह जो भी आएगा वो आरएसएस से जुड़ा हुआ आएगा, या थोड़े टाइम के लिए नितिन भाई को ला सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये आम आदमी का चेहरा, ये चेहरा, वो चेहरा, बीजेपी के पास आज मनी पावर भी है, मसल्स पावर भी है, बाकी सब पावर है। तो जहां कहीं उनको नुकसान लग रहा है कि सौराष्ट्र या ऐसी कोई एक टेरिटरी है जहां पर कांग्रेस थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है, आम आदमी पार्टी कैसे चल रही है, मतलब कहीं नहीं दिख रही, और रातों रात सब बैनर्स लगते हैं, सब बड़े बड़े पोस्टर्स लगने शुरू हो जाते हैं, हाई फ्लायर्स जुड़ने लगते हैं। अरे कहीं लोगों को समझने की जरूरत है कि ये किसी के दिखावे हुए पे, किसी के उसके पीछे बहुत ही बड़ा ब्रेन चल रहा है कि ये बीजेपी से फंडेड पार्टी है। आम आदमी पार्टी के पास ना पैसा है ना कुछ और है, वो रातों रात इतनी पावर में कैसे आ जाती है? तो कहीं से उनको अच्छा फंड मिल रहा है, और वो फंड आज की तारीख में सिर्फ बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास ना फंड है ना नेता है, या वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ने क्लेम कर दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है, जो भी उनकी होगी, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। बट यस, बीजेपी एक फिक्स प्रोसेस से चलती है, वो प्रोसेस में आरएसएस जिसको चाहती है, लोकशाही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, इलेक्शन होंगे, विधायक दल होगा, वो सब आएंगे, उसके बाद सीएम का चेहरा आरएसएस डिसाइड कर लेगा। अपने याद करो 2017 में जब मतलब आनंदीबेन ने जब रिजाइन रखा, नया सीएम बनाना था, नितिन भाई का नाम फिक्स था, तब उनकी जो कुछ भी नाराजगी थी तो भी आरएसएस के एक नेता, मैं उनका नाम, चिंतन भाई उनके घर उनको समझाने गए। तो क्यों आरएसएस गया, क्यों बीजेपी नहीं गए, क्यों अमित भाई तब नहीं आए थे? तो ये प्रोपोगेंडा होता है। आरएसएस पूरा कंट्रोल लेके बैठती है, आरएसएस जिस तरीके से चाहती है उसी तरीके से बीजेपी चलती है। तो जो आरएसएस का चेहरा होगा अभी हो भी। और दूसरा फाइनल चीज कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह, वो दोनों का फिक्स्ड है कि कोई भी चेहरा लोगों के बीच में 5-6 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, वरना वो हमारे पीएम कैंडिडेट में भी अपने को सामने आ सकता है। इसीलिए आप देख लो योगी आदित्यनाथ को खुद की गादी पहले सेव करके चले, मतलब। यस जी, गल्प जी आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर जब बात हो रही है पाटीदार चेहरे की, तो ये और बात है कि सीआर पाटिल ने जिस तरीके से अभी अनाउंसमेंट आया था, घोषणा की गई कि 35 से ऊपर अब युवा संगठन में नहीं होंगे, मतलब युवा नेता नहीं कहलाएंगे। सामने की ओर बात करें तो कांग्रेस और आम यानी कि आम आदमी पार्टी जो लगातार एक युवा पाटीदार चेहरे को प्रमोट कर रही है। भाजपा की बात करें तो अभी जीतू वाघानी कहीं पर भी नजर हमें नहीं आ रहे हैं। ऋत्विज पटेल की बात करें, जो हमें पहले काफी दिखते थे, एक युवा नेता की तरह वो आगे आए थे, लेकिन समय रहते वो भी पता नहीं कहाँ गुम हो गए। तो क्या पाटीदार चेहरा अब बीजेपी में अपनी जगह नहीं बना सकता, यानी युवा नेता की तौर पे? जुल्फा जी, सबसे पहले तो आपको और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ये स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री गुजरात की 6.5 करोड़ जनता की भलाई के लिए आदरणीय नितिन भाई पटेल एवं विजय भाई रूपाणी सतत अपने कार्य में लगे हुए हैं। आज अमित भाई की घटना का जिक्र आज डिबेट में हो रहा है, तो ये एक सहज पल था। अमित भाई साहब भी वहाँ पे खड़े थे, विजय भाई भी खड़े थे, नितिन भाई भी खड़े थे, 2 महाराज थे जो तिलक लगा रहे थे। अमित भाई शाह साहब ने एकदम सहज तरीके से सिर्फ उनको इशारा किया कि नितिन भाई को भी तिलक लगाइए। ये केवल या फिर सहज पल है, इसमें पॉलिटिकल का मतलब सुबह से नजर आ रहा था कि जिस तरीके से नितिन पटेल को वजूद दिया जा रहा था, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है, अमित शाह काफी बार आए हैं, लेकिन नितिन पटेल के साथ उतनी नजदीकी नहीं देखी गई जो अभी देखी। भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे नारियल वाला हम दिखाए क्लिप या हमारा राज्य का नेतृत्व हो,
हमारे बीच में एकदम सुमेल है। विजय भाई रूपानी एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी बदलाव की कोई चर्चा ही नहीं है। आज की जो घटना है एकदम सहज घटना है, उसको पॉलिटिकल टूल नहीं देना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की रूप से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि विजय यानी भाई परिवर्तन नहीं दिखेगा 2022 में। 2022 में कोई परिवर्तन अभी कोई नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी में नीति पे चलती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना निर्णय करता है, वो समय पे करता है। कोई राज्य में हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं, किसी राज्य में नहीं करते, वो हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अमित भाई ने आज जो कहा है वो एकदम सहज पल है, मैं ये स्पष्ट करता हूँ आज इस डिबेट में। और दूसरी बात, ईशान भाई ने काफी बातें बोली, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की एक मॉडस ऑपरेंडी पे चलती है, वो किसी भी डिबेट में, किसी भी टीवी में जाते हैं तो एक पढ़े लिखे शब्द का उपयोग करते हैं। और मैंने कई डिबेटों में ये भी देखा है कि आम आदमी पार्टी के जो डिबेट पैनलिस्ट होते हैं वो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री का कैसे वैसे शब्द बोल के अपमान करते हैं। तो मैं इनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर आप पढ़े लिखी बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप पढ़ा लिखा, वो पढ़े लिखे हैं, हम भी वो स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको उन पे इतना गर्व क्यों है? दिल्ली की आबादी गुजरात से आधे से भी कम है और आज दिल्ली में 15 लाख से भी ज्यादा केसेस है। आपके पढ़े लिखे मुख्यमंत्री वहां पे क्या कर रहे हैं? जब मोदी जी काम कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि ये राज्यों के अधिकार है, राज्यों को सत्ता दी जाए कोरोना में काम करने के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने सत्ता दी, लेकिन 10 दिन भी नहीं हुए और उनकी कंप्लेन शुरू हो गई। आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने देश की जो विपक्षों की राज्य सरकार है वो अपनी जवाबदारी में से पूरी तरह से हट चुकी थी। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने टीकाकरण का अभियान अपने हाथ में लेकर देश की 130 करोड़ जनता के लिए यह काम किया है। ये विपक्षी पार्टियों को सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश और गुजरात का चुनाव दिख रहा है, इसलिए इन्होंने अपनी राजनीतिक दुकानें खोल दी है कोरोना के नाम पे। लेकिन मीटिंग तो भाजपा में भी हुई थी, यादव जी भी तो यहाँ आए थे। जलपा जी, आज पहली बार मीटिंग नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी में अपनी परंपरा और कार्यप्रणाली के अनुसार हम समयांतर पर मीटिंग करते रहते हैं, वो आगे भी होगी। जी, लेकिन आपने ये तो मान लिया कि मीटिंग तो होती है ना, यानी चुनाव की तैयारियां तो चल रही है। हर कोई, भले आप सहज पल बता दे, भले वो सहज पल बता दे, लेकिन हम बखूबी जानते हैं उनके इशारे, जैसे कि एंड मोमेंट पर जो इशारा था नितिन पटेल के बदले वो जो रूपानी जी का आ जाना। क्या बोला आपने? लास्ट लाइन मुझे थोड़ा। लास्ट लाइन ये बोली मैंने कि चाणक्य के इशारे, भले ही आप बोलो कि सहज वो कुछ इशारा था, लेकिन ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये सहज पल ही है जो, क्योंकि मुख्य प्रधान के होने के बावजूद रिसीव करने के लिए गृह मंत्री प्रदीप जी जाते हैं, सीआर पाटिल जाते हैं, वहां पर रूपानी जी कहीं ना कहीं स्वागत में नजर नहीं आते। आज वैक्सीनेशन का आप जो बोल रहे हो एक बड़ी शुरुआत होने जा रही थी, तब होता है ये कि आमतौर पर जब गृह के मंत्री यहाँ पर आते हैं, हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर आते हैं और गुजरात के मुख्य प्रधान हाजिर ना हो, जब तक एयरपोर्ट पर रिसीव करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हो, नितिन भाई पटेल हो, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से हर बार वहां पे हाजिर होते हैं। कल की घटना जो हुई वहां पे गृह मंत्री श्री हमारे प्रदीप सिंह जाडेजा जी और सीआर पाटिल जी वहां पे मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री अपने कार्य में व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं आए। उनका कार्यक्रम भी था अहमदाबाद में, और आज सुबह भी गांधीनगर में जो सेक्टर 8 की जो आरोग्य सेंटर है वहां पे गुजरात का जो महा टीकाकरण अभियान है उसकी शुरुआत कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी वहां पे मौजूद थे। नितिन भाई पटेल डेप्यूटी सीएम के साथ साथ राज्य के गृह प्रधान भी है, इसलिए वो अमित भाई शाह के साथ रूपाल और कोलाउडा के जो टीकाकरण के सेंटर है वहां पे उनके साथ गए थे। और उसके अलावा हर एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री हमारे अमित भाई के साथ खड़े थे। ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ये सब चर्चा नहीं होती, हम एक बन के बात करते हैं। और ईशान भाई ने या फिर ये इशारा करता है कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे सीआर पाटिल का जाना और रूपानी जी का नहीं होना, वो कहीं ना कहीं गुटवाद भी तो है। वो नहीं, आप बोलते हो डिसिप्लिन की बात, डिसिप्लिन तो हमने भी देखे हैं भाजपा कर रहे हैं, वो आंसर आपको यहाँ पे अभी, पर मैं आपसे कोई आंसर बुलवाना ही नहीं चाहती। मेरा काम तो है सवाल पूछना, मैं थोड़ी ना आपको बोल रही हूँ आप ये जवाब दीजिए। मैंने आपको स्पष्ट तौर पे जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोटोकॉल से हिसाब से हर बार जाते हैं, हर बार जाते हैं, लेकिन अभी ये बार प्रोटोकॉल नहीं, कुछ और मिल गया, इसीलिए वहां पर नहीं पहुंचे रूपानी। ये कोई हमारी चर्चा ही नहीं है, ये चर्चा की बात ही नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक चर्चा की बात नहीं है, या फिर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पे चलने वाली पार्टी है। 2022 के चुनाव में ठीक है, चलो मान लेते हैं आप, भले ही चाणक्य का इशारा कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो। ईशान जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, आप काफी देर से कुछ जवाब देना बाकी है। जी, कल जी मैं आपकी ओर भी लौटूंगी, काफी समय हो गया। ईशान जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो यहाँ पर? हाँ, मैं सबसे पहले तो कल्प जी को दिल पे लग गया, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको बात करना चाहूंगा कि ऐसी कोई
बेसिकली बात नहीं है, लेकिन इतना 100% है कि हम अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो हम लोग उसको पढ़ा लिखा बोलेंगे। उसमें हम किसी को सामने किसी को अनपढ़ या हम भारतीय जनता पार्टी की तरह दूसरों की लकीर छोटी करने की कोशिश में नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे कल्प जी से कुछ सवाल है, अगर कल्प जी बताएं तो अगर आपको पढ़ाने वाला शिक्षण का एक शिक्षक हो, वो खुद 4 चौपड़ी पास हो, तो क्या आप उनके पास से पढ़ाई करना, अपने बच्चों को पढ़ाई करना मुनासिब समझाएंगे? यार आप लोग कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई राज्य को कोई देश को चला रहा है तो ये अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी ने ही माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप वैक्सीन को डाइल्यूट करो, वैक्सीन के सारे वो सिस्टम है उसको डाइल्यूट करो। इसी की बात को मानकर नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाद में नितिन गडकरी जी ने भी बोला था, वो आपको भी ज्ञात होगा। दूसरी बात की आप लोग जो बोला कि अरविंद जी ने ये कहा, लेकिन एक बात बोलूं, अरविंद जी ने ही कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो एक लश्कर यानी कि एक और बनाएगा, टैंक कोई बनाएगा, बंदूक कोई बनाएगा। यही बात मानकर, अरविंद केजरीवाल जी की बात मानकर नरेंद्र मोदी जी ने बाद में बोला था कि हाँ ठीक है, अब सब कुछ सारा व्यय है वो केंद्र सरकार करेगी। तो उसमें कुछ जी, मैं गलत आपकी बात ओर नहीं पे है, जो आऊंगी, अच्छी उनको बात है, उनका जो अच्छी बात है वो बोला है। जी। लेकिन मैं कल्प जी को भी बोलूंगा, भैया गुजरात की बस्ती है वो 6 करोड़ की जनता नहीं रही, अब 6.25 करोड़ भी नहीं रही, अब 7 करोड़ 15 लाख है। वो भी आपको अगर ज्ञात हो जाए तो वो अच्छी बात है। आप जी, अपने वो उसमें वो ईशान जी, नए हमारे जो 2013 मेन में मुद्दा था हम उस कॉन्स्टिट्यूशन पर अब आ जाते हैं। मेरा ये प्रश्न रहेगा, यहाँ पे कल्प जी तो बोल रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कोरोना की जो दूसरी लहर में जो हमने निष्फलता देखी, विफलता देखी सरकार की, उसके बाद भी अभी उनका कहना है कि कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब विधानसभा के चुनाव में आने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वो अंदरूनी बात है, उसमें आम आदमी पार्टी को कोई वो चर्चा का प्रश्न नहीं है। लेकिन इतना 100% जैसे प्रशांत जी ने बोला, नितिन जी इज ऑलवेज सीएम इन वेटिंग। नितिन जी के साथ सही में इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। पाटीदार समाज की भी जिस तरीके से बात सामने आई कि आने वाला सीएम पाटीदार होगा, ये सब कुछ मीन्स एक कोई भी भारतीय जनता पार्टी जो कैडर और जो संगठन लेके चल रही है, वो संगठन में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो दिख रही है। अरविंद जी के आने के बाद तुरंत ही ये अपने माननीय भूपेंद्र भाई जी है, भूपेंद्र यादव जी, उनको आना पड़ा। उनके बाद ही अभी स्वयं अमित जी आ गए हैं। यानी कि माहौल में वही है कि सरोगर्मी है, उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है और वो डैमेज कंट्रोल के कारण वो लोग करेंगे। तो ये कोई भी राजनीति में अगर कोई पार्टी अपना इम्पैक्ट छोड़ती है तो ये इम्पैक्ट के कारण अगर कोई पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है, तो जनता भी अभी जान चुकी है कि सही में एक विकल्प के तौर पे अब भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस अभी सही में वो बहुत ही अभी सिरे से शुरू करने की कोशिश में है। कांग्रेस का भी थोड़ा माहौल डगमगाया हुआ है। वहां पे प्रमुख की भी वो गड़बड़ है कि यहाँ पे प्रमुख कौन, वो भी नेशनल लेवल पे भी प्रमुख का पता नहीं, स्टेट लेवल पे भी प्रमुख का पता नहीं। तो इतना 100% है कि अभी उसका विकल्प एक अच्छी पार्टी, दिल्ली के करे हुए काम, तो आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी अशोक कि जी, वो मैं आपकी जनता और अब पे आना भरोसा करे। चाहूंगी। यहाँ पर जब बात हो रही है राजनीति की, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं गुटवाद नजर आता रहा है। अर्जुन मोढवाडिया का गुटवाद हो, भरत सिंह सोलंकी का हो, हार्दिक पटेल का अलग से कोई ग्रुप हो, मतलब कि गुट हो, तो क्या 2022 की अगर हम बात कर ले, विधानसभा चुनाव को ले ले, तो पाटीदार कार्ड खेलेगी कांग्रेस या फिर ओबीसी कार्ड पर आगे बढ़ेगी? देखिए जलपा जी, जहां तक गुटबाजी की बात आपने की, तो मैं आपको सीधा ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी ने इशारा कर दिया नितिन भाई की ओर, वो पूरा ढिंडोरा पिट गया गुजरात में कि रूप में नितिन भाई को देखना चाहता है। आम आदमी पार्टी में सर्वे सर्वा पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल अपने नियंत्रण में कब्जे रखने वाले केजरीवाल जी, जिन्होंने योगेंद्र यादव से लेकर प्रशांत भूषण जी को वहां से निकाल दिया, वो केजरीवाल की व्यक्तित्व के आसपास घूमने वाली आम आदमी पार्टी, ये गुटबाजी का जहां तक आक्षेप है, सीधी पार्टी में अपने अपने विचार और अपने अपने समूह रखने वाले लोग हैं। अकेले कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। बार बार यही आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी में क्या परिस्थिति है, क्या हाल है आदित्य योगीनाथ का, वहां यूपी के अंदर उसको डाउन किया जा रहा है। क्या हाल है इस समय राजस्थान में विजय राजे सिंधिया, और क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो गुटबाजी की बात का जहां तक सवाल है, गुटबाजी की बात एक तरफ रहने दीजिए आप। ये आपस में कोई भी पार्टी के अंदर लोगों का आपस में जो काम होता है वो उस तरह से चलता है। मैं सुन रहा था, ठीक है, मैं आपका आभार मानता हूं कि मेरा नंबर भी आ गया। प्रशांत भाई गढ़वी ने जो कहा कि पर संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियंत्रण है,
कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन अच्छी पोस्ट पे जाएगा, ये सारे का सारा फैसला ये संस्था करती है, ये सारी दुनिया जानती है। तो मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी के हमारे ईशान भाई, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को नियंत्रण, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू में तोलकर दोनों के सामने बोला जाए ताकि उनका स्थान धीरे धीरे से बने। ऐसे आम आदमी पार्टी का स्थान बनने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। आज गुजरात के अंदर क्या परिस्थिति है, आम आदमी पार्टी का कहां स्थान है, मैं ईशान भाई को कहना चाहता हूं, क्या स्थान है मुझे बताइए। कितने सालों से कोशिश करिए, एक एमएलए नहीं है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, एक पंचायत नहीं है, और विकल्प करने का सपना देख रहे हैं, कांग्रेस का विकल्प। मैं ईशान भाई को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समग्र भारत में, गुजरात में अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। आंखें और कानें खुला रखिए, आप लोगों का दिमाग आप बंद नहीं कर सकते। राजस्थान में किधर आम आदमी पार्टी है, मध्य प्रदेश में कहां है, यूपी में कहां है, उड़ीसा में कहां है, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर जो काम कर रही है उसके खिलाफ विचारधारा के आधार पर कांग्रेस ही लड़ रही है। आप लोगों के दिमाग में बात भरने की कोशिश मत करिए। हकीकत में आप ही भी पार्टी हैं गुजरात के अंदर। आप क्या करने वाले हैं गुजरात में? आपका अगर 2 एमएलए आ जाएगा मैं मुबारकबादी आपको दूंगा, लेकिन गुजरात के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी के वोट कांग्रेस की तरफ ना जाएं, कांग्रेस मजबूत न बने, वो खाली जगह भरने का कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत भाई ने सही कहा, रातों रात पोस्टर लग जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें चलती है, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का काम कर रही है। अब जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल जी, मैं है, आपकी ओर तो आना कांग्रेस चाहूंगी। यहाँ पर ढेर सारी चर्चा हुई, आपका क्या मानना है? यहाँ पर तो भाजपा के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा निवेदन दिया गया है कि अभी कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है और ऐसी कोई चुनाव की तैयारी भाजपा की ओर से तो नहीं हो रही। क्या कहना है आपका? कोई भी पार्टी हो, उनके स्पोक पर्सन हो, इवन पार्टी भी अभी ओपन में कुछ नहीं बोल सकती है, उनकी खुद के लिमिटेशंस होती है, क्योंकि पार्टी क्या डिसीजन लेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड दोनों के मैनेजमेंट होती है। अभी भाजपा की अगर बात करें, जो हम आ रहे हैं कि अभी पाटीदार लोगों ने बोला कि सीएम पाटीदार होना चाहिए, तो ये सब कुछ मुझे तो कहीं ना कहीं पूरा ड्रिवन जो प्रोपोगेंडा में बता रहा हूँ। और यस, अभी अगर भाजपा कुछ भी करती है, जैसे भूपेंद्र यादव की विजिट हो गई 2 बार, इवन प्राइम मिनिस्टर की भी विजिट हो गई, अमित शाह की विजिट हो गई, अभी अगर कुछ भी करती है मूवमेंट कि सीएम बदलो, ये करो, तो क्लियर कट दिख जाता है कि कहीं ना कहीं हम अनसक्सेस रहे हैं, हमारी सक्सेस नहीं दिख रही जनता के बीच में, इसीलिए हमने सीएम बदला है। तो सीएम चाहे पसंद हो या न हो, भाजपा 2022 के इलेक्शन तक कुछ नहीं करेगी, ऐसे ही रखेगी। इसीलिए तो देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार के अभी उन्होंने ना बोल दिया क्लियर कट, और वो नहीं होने वाला है। वैसे वो लॉन्ग पेंडिंग है, क्योंकि 8 एमएलए जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, कहीं उनको कमिटमेंट होगा, कहीं दूसरे लोगों को होगा। अभी कास्टिज्म, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में कौन सी कास्ट को ज्यादा प्रभुत्व देना है, वो सब भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो मैनेजेबल नहीं था, इसीलिए कहीं एक्स लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, कोई और पार्टी से मैनेज हो रहा है। तो ये सब प्रोपोगेंडा होता है जी। यानी कहीं ना कहीं अमित शाह, उनका जो इशारा आता, उससे पहले मुख्यमंत्री रूपानी जी ने वो बाजी खेल डाली कि कोई भी विस्तरण नहीं हो रहा, यानी कोई बदलाव नहीं है उनकी ओर से, उन्होंने सिर्फ गेम खेल डाली। कांग्रेस के पास ये चांस था बोल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है, कहीं दिखती नहीं है। जो मोमेंटम दिखना चाहिए एज अ अपोजिशन, और ये चांस का डांस करना चाहिए, उसका फायदा लेके कहीं भी लोगों के बीच में जाना चाहिए, कहीं खुद की वोट शेयर बढ़ाने का ट्राई करना चाहिए। आज देख लीजिए आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, आपने ही बोला कि उसका जो बढ़ रहा है, तो क्या कांग्रेस के पास तो सब कुछ है, उसके बूथ लेवल तक के उसके कार्यकर भी है, तो क्यों वो मोमेंटम कांग्रेस में नहीं दिख रहा है, ताकि लोगों को एक्सेप्टेंस आए कि नहीं भी कांग्रेस कुछ काम कर रही है। तो थर्ड पार्टी के ऊपर अगर भरोसा कर रही है, कहीं ना कहीं सिर्फ सूरत में कॉर्पोरेटर आए, बाकी तो हर जगह पर डिपॉजिट भी गई हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर तीसरे मोर्चे का विश्वास आता है लोगों को, तो कांग्रेस का क्यों नहीं? वो तो अपोजिशन में इतने सालों से है, 135 ईयर ओल्ड कंपनी, मतलब पार्टीज है, तो ये क्यों लोगों को ऐसा विश्वास ना है, और कांग्रेस का वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है। ये अगर अभी उनके पास ना अध्यक्ष है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना प्रदेश अध्यक्ष है, तो कुछ ना कुछ वो बॉडी बनाए, लोगों के बीच में जाके काम शुरू कर दे, 22 की तैयारियां शुरू कर दे, वो नहीं दिख रहा है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं मैप्ड है,
बट यस ऑटोमेटिक ऑटो मोड में जनता का रोष कहीं और जाए नहीं, और वो जनता का रोष कहीं और वोट शेयर में बट ना जाए, इसीलिए कुछ कोई अलग लेवल से वो मैनेज हो रहा है, हम सबको मानना पड़ेगा। बाकी ऐसे ही चलता रहेगा, 2022 आएगा, इलेक्शन आएगा जाएगा, इसी तरह हम बैठेंगे कि सरकार बीजेपी की बन रही है, विरोध पक्ष कांग्रेस का दिख रहा है, आम आदमी पार्टी को जहां नुकसान कराना था कांग्रेस को, भाजपा को, वो करके बैठ चुकी है, और हम सब ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और 2027 की तैयारी में सब लग जाएंगे। जी जी, कल्प जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर सीआर पाटिल की जब बात चली है तो उनकी जो नो रिपीट थियरी है, क्या ये सभी पद पर लागू होती है? मतलब रूल तो सभी के लिए सेम नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के वक्त अपनी जो कोर कमेटी की बैठक होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, उस हिसाब से अपने नियम डिसाइड करती है और उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस डिबेट में आज मुझे सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि 2013 के दिसंबर में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जो दो पार्टियां एक दूसरे की गोद में बैठकर सरकार बनाकर बैठी थी, आज वो दो पार्टी के प्रवक्ता भाजपा को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आप भाजपा के साथ है, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आप भाजपा के साथ है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए किसी और पार्टी की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे काम के बलबूते पर आगे जाते हैं और आगे जाएंगे, और 2022 के चुनाव में हम 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत लेकर गुजरात की जनता में आशीर्वाद लेकर यानी ये आएंगे। जो टारगेट दिया था, आप जो 2/3 बोल रहे हैं, लेकिन सीआर पाटिल ने तो 182 आउट ऑफ 182 का जो टारगेट दिया था, तो क्या चेहरा कौन रहेगा? हर एक चुनाव एक राजनीतिक पार्टी का अपना एक टारगेट होता है, हम टारगेट लेकर चलते हैं और हम उस पर पूरी मेहनत करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 182 में से 182 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। ईशान भाई को मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने अभी बोला कि केजरीवाल जी ने यह बताया था कि अगर युद्ध हो जाएगा तो क्या राजस्थान अपना टैंक खरीदेगा, दिल्ली अपना टैंक खरीदेगा। ईशान जी मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब उनके राजनीतिक जन्म हुआ तब से यही बोल रहे हैं कि भारत का संविधान, भारत का संविधान। भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं वो राज्य का विषय है और रक्षा वो केंद्र का विषय है। जब तक रक्षा की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नरेंद्र भाई की सरकार भारत की सुरक्षा के लिए एकदम कटिबद्ध खड़ी है। आपकी जिम्मेदारी थी दिल्ली का स्वास्थ्य संभालना, वो आप संभाल नहीं पाए, सिर्फ आपने आरोप प्रत्यारोप की। गुजरात में भी तो ये देखने को मिला था, इसीलिए तो सीएम चेंज हो रहे हैं, ऐसी बातें भी सामने आई थी। चेंज नहीं हो रहे, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये सब राजकीय यानी कि भाजपा का डिसीजन पक्का समझे, सीएम में कोई बदलाव नहीं है। रूपानी के नेतृत्व में अडिखम खड़ा है और 3 महीने पहले गुजरात की जनता ने विजय भाई को सर्टिफिकेट दिया है। विजय भाई को सर्टिफिकेट देने की, विजय भाई को दिया या मोदी जी के नाम पर मत बटोरे हैं या राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरे? विजय भाई को उन्होंने दिया है। आम आदमी पार्टी जी, 7,000 जो उपचुनाव थे उसमें तो बोला गया कि सीआर पाटिल आए हैं, उनकी जो रणनीति है उसकी वजह से भाजपा को 8 में से 8 उपचुनाव में सीट मिली है। स्थानिक निकाय चुनाव की बात करें तो सीआर पाटिल की वो पेज प्रमुख वाली जो नीति थी उसकी वजह से जीत मिली है। कहीं रूपानी जी का नाम तो हमने नहीं सुना। आप यहाँ पर रूपानी जी के गुण गा रहे हो और हम सुन रहे थे, और तभी आपके ही मतलब भाजपा के ही जो कार्यकर्ता है वो जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे थे और बोल रहे थे कि सीआर पाटिल आए हैं, उनकी रणनीति की वजह से ये शक्य हुआ। पार्टी को अपने मुख्यमंत्री पर भी गर्व है और सीआर पाटिल पर भी गर्व है। भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार और संगठन के समन्वय से काम करती है। सरकार की लोक कल्याणकारी योजना से जनता को सीधा लाभ मिलता है और हमारा संगठन है, हमारा पूरा मजबूत कैडर है गुजरात में, वो हमारी संगठन की व्यवस्था से हर गली गली में घुस के क्यों फिर अमित शाह को जीएमडीसी का जो 900 बेड वाला अस्पताल जो लेट लतीफ बनाया था, क्यों तब भी अमित शाह को आना पड़ा था? वैक्सीनेशन अभियान की हम बात करें तब भी अमित शाह को आना पड़ा। यानी क्या उनको भरोसा नहीं है रूपानी जी पे? उनको भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हमारी हौसला अफजाई के लिए आते हैं। हमें गर्व है कि आज गुजरात, यानी रूपानी जी हौसला अफजाई नहीं करते? यानी कि ये आप बोल रही है, मैंने नहीं कहा। विजय भाई रूपानी और नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात की सरकार कोरोना के सामने अडिखम लड़ाई हमने लड़ी है। क्या बात कर रहे हो? शमशान के दृश्य हमने देखे हैं, दिल्ली और अस्पताल के बाहर हमने देखा है। मेरा जवाब सुन लीजिए। नहीं, मैं तो सवाल बीच में करूंगी, आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, मैं एक जवाब दे दूं फिर आप मुझे दूसरा सवाल पूछिए, तो मैं आपके हर सवाल हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार की आलोचना की थी। आप केजरीवाल तक पहुंच जाते हो, बारे में कुछ कहेंगे, हमारी कार्यप्रणाली के बारे में, आप कांग्रेस के बारे में चले जाते हो, आप 2013 के चुनाव के बारे में चले जाते हो, और आप जो बता रहे थे कि नहीं हमारा एक संगठन है ये है, तो फिर आनंदीबेन को इस्तीफा क्यों देने पर मजबूर किया गया? आनंदीबेन को किसी ने भी मजबूर नहीं किया है। 75 साल से ज्यादा उम्र होने के कारण उन्हें अपना या गुट बात था अमित शाह वर्सेस आनंदीबेन?
ऐसा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हमारे में कोई गुटबाद नहीं चलता। यानी कांग्रेस और दूसरी पार्टी हो तो उनके गुटवाद, लेकिन भाजपा है उसमें गुटवाद नहीं, क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी शीर्षस्थ नेतृत्व में और राज्य के नेतृत्व में कोई भी गुटबाद नहीं है। अरे वो राजस्थान में विजय राजे सिंधिया क्या कर रही है? काम करते हैं। अभी कोरोना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपनी राजनीतिक भूमि दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके लिए आरोप करने के लिए कोई बात ही नहीं बची है। और कोरोना कम था क्या? इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कारखाना बंद है, उद्योग बंद है, आरोप गढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप जो बात कर रहे हो ठीक है, आरोप राम मंदिर का आरोप वो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन राम मंदिर आपने बनाया तो उसके नाम पे वोट भी तो आपने बटोरे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बटोरने के लिए काम नहीं करती है। तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मुबारक। अभी ईशान त्रिवेदी जी बात कर रहे थे कि हम समावेशी और सभी समाजों को साथ में लेकर और कॉम्युनलिज्म को साइड में रखकर बात कर रहे हैं। क्या वो अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन के बारे में क्या कहेंगे शाहीन बाग में जब जो क्या हुआ था? अब केजरीवाल जी अखलाक के घर पहुंचते हैं दिल्ली में, डॉक्टर कोई बात नहीं, आप पहुंच जाइए दिल्ली, कोई बात नहीं, आप दिल्ली पहुंच जाइए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भाजपा की और आपको आप पे प्यार आ रहा है, आप आपकी और बार बार जले जा रहे हो आम आदमी पार्टी की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। अगर हमारे नेता पे वो झूठे आरोप लगाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर होने के नाते मैं उसका जवाब दूंगा कि ये आरोप झूठे हैं। बीजेपी के एक भी नेता का नाम लिया, हमने कहा बीजेपी के एक भी नेता का नाम लिया, ये हमने तो यही बोला कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वैक्सीनेशन के मुद्दा आज का थोड़ा तीखा है ईशान जी। वही बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन के आंकड़े, जिस तरीके से मौत के आंकड़े उन पे आपने राजनीति की है, तो उस हिसाब से तो भैया गुजरात की जनता को पता ही है। वैक्सीनेशन के बारे में आज देश में कई बातें चलाई जा रही है, लेकिन मुझे आज कहते हुए गर्व हो रहा है। क्या बात कर रहे हो, हम काफी पीछे हैं। मुझे अरे कोरोना के सामने की लड़ाई में मुझे मुद्दे से नहीं भटकना है। वैक्सीनेशन में हम काफी पीछे हैं। एवरेज आज की भी निकाली जाए तो हम काफी पीछे हैं, हम काफी पीछे हैं। चाइना हमारे से बेहतर बहुत आगे है और भी कई दास। आप लोग बताइए, आप वैक्सीन डोज के नहीं, आप जनसंख्या गिनिए, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है। चाइना की बात करें, हमारे से वो 3 गुना आगे है। क्यों? सब पूरी दुनिया में आज भारत टॉप 5 देश में है जिनमें सबसे ज्यादा वैक्सीन के डोज जनता को दिए हैं। कौन से टॉप 5 देश में है? यही होता है मुद्दा भटकाना। 28 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को वैक्सीन यही होते हैं। अच्छा, इसमें से 2 डोज दिए हैं, वो कितने हैं वो आप बोलोगे? ठीक है, आप बहुत स्मार्टली वैक्सीनेशन पर आ ही गए आप राजनीति से, लेकिन आप वैक्सीनेशन का मुद्दा ना उठाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो आंकड़े मैं भी आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर बहुत बखूबी, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कोरोना के मामले में भारतीय जनता पार्टी का शासन बिल्कुल विफल गया। दिसंबर तक जो टारगेट रखा है भाजपा ने वो कंप्लीट होता है या नहीं? जी आप बोलिए। तो हम करके दिखाएंगे। जी अभी तो आप संगठन की बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे हो कल? जी अब आप मोदी जी पे आ गए, मोदी जी है तो मुमकिन है, यानी संगठन के आगे सारे लोग आपने कहा कि हम 31 दिसंबर तक वैक्सीन, हाँ तो आप बोले मोदी है तो सरकार ने मुमकिन है, बताया यानी मोदी जी है, बाकी कोई कुछ नहीं हम कर बोलते हैं वो करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। नहीं, यानी कि मोदी जी के अलावा मत भी नहीं मिलने वाले, मोदी जी के अलावा और कोई है ही नहीं। हमारे पास पूरा नेतृत्व है, स्थानिक नेतृत्व भी है और हमें गर्व है। हम मोदी जी के काम का हम लाभ क्यों ना ले? हम एक राजकीय पार्टी है, हमारे पास आज मोदी जी के रूप में देश का सबसे मजबूत नेता है। अगर केजरीवाल जी के नाम पे 15 लाख रुपए क्या हुआ? सकती है, राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस वोट मांग सकती है, तो हम इस 15 लाख रुपए का क्या हुआ ये बताइए। मुद्दा यानी आपने मान लिया कि अभी भी आपको मोदी के चेहरे की ही जरूरत पड़ेगी। जरूरत की बात नहीं है, वो हमारे नेता है, उनके नाम का उपयोग हम बखूबी करेंगे। आपने और किसी का नाम नहीं लिया, आप चाहते तो नाम ले सकते थे। पूरा कैडर है। नहीं आप कैडर की बात मत कीजिए, आपने नाम नहीं लिया। सरकार उनके नेतृत्व में चलती है, सरकार का मतलब कोई बात नहीं, होता ठीक है कोई बात नहीं, आप मोदी जी पे खेलिए। अशोक जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहोगे? यहाँ पर तो मोदी जी का चेहरा आगे कर दिया गया है, अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है भाजपा के पास क्या स्थानिक मतलब लेवल की हम बात करें तो मोदी जी तो चलो उनका चेहरा है ही, क्या स्थानिक का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पे मत मिल जाए? नहीं, गुजरात में तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। गुजरात में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसने जनता का विश्वास अर्जित किया हो या ऐसा काम किया हो कि जिसके कारण लोगों को न्याय मिला हो, सुविधा मिली हो। ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। नरेंद्र भाई मोदी एकमात्र चेहरा है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना के मामले को लेकर
केंद्र सरकार बिल्कुल विफल गई है, जिसकी वजह से देश में लाखों लोगों की हत्या, मैं हत्या कहूंगा, लाखों लोगों का नरसंहार केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। और सारी दुनिया के अखबारों ने को लिखना पड़ा कि अंधकार युग में भारत चला गया है। ऐसी हालत थी कि जब सारा देश कराह रहा था कोरोना की बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, जिस समय इंजेक्शन के काला बाजार हो रहे थे, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा था, बार बार रिपोर्ट देने के बावजूद भी केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई करने विफल गई थी। उस समय पर आपके नरेंद्र भाई मोदी बंगाल में वो दीदी कर रहे थे, कुंभ का मेला हो रहा था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, गंगा जमुना के अंदर लाशें बह रही थी। ऐसी हालत में नरेंद्र भाई का इस समय जो माप है वो बिल्कुल नीचे है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 आते आते इनको बदलना पड़ेगा चेहरा। क्या हालत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या हालत हो रही है राजस्थान में, और गुजरात के अंदर भी बहुत खराब परिस्थिति है। अभी पटेल भाइयों ने मीटिंग किया तो आना पड़ा अमित भाई शाह को। अभी दूसरे कोहली पटेल भी मीटिंग कर रहे हैं, ओबीसी वाले मीटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विफल शासन है पूरे देश में। आज प्रति व्यक्ति आवक कम हो गई है, आज गरीबी बढ़ी है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान मर रहा है, किसान लोगों को 200 दिन से आंदोलन हो रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ में अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ में कानून बनाए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हर क्षेत्र में विफल गई है साहब। आप याद रखना, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। अगर आप उत्तर सूरत को नहीं देख सकते हो तो देखना पड़ेगा। और क्या हालत है गुजरात के अंदर, कौन सुखी है मुझे बताओ। आज गुजरात में लोग भूख से मर रहे हैं, गुजरात में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हो। ऐसी हालत के अंदर पूरे देश के अंदर चल रहा है इस समय। यही सब कुछ बयां कर देता है, कुछ मैं बोलने आपको की सीधी सादी बात करना चाहता हूं। क्यों नहीं करूंगा? नरेंद्र मोदी वो हमारा आपको चेहरा है, रहा देश के सबसे उनका लोकप्रिय कीजिए। नेता है। नहीं, नहीं, आप कीजिए। उनके क्यों पास नहीं? तो हमने क्यों राहुल गांधी जी की बात करने के लिए खड़ी उठाए क्यों नहीं। नहीं आप? तो उनकी बात कोई वायदा खड़ी पूरा नहीं नहीं किया। है। यहाँ पर मुख्य आज प्रधान राहुल है, गांधी जी उन्होंने बदल हो गया। मुख्य प्रधान को अभी लेकिन काला जवानी धन के के बारे में ब्लैक बात कर रहा है, फिर भी काला धन मोदी जी लाएंगे, ने काला धन के बारे लाएंगे। में बात कर क्या रहे हुआ हैं। नोटबंदी ये का? सब क्या कुछ हुआ बयां GST जब का? कोरोना में जनता को जरूरत थी तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनके सामने खड़े पगे खड़ा था। कांग्रेस पार्टी के 2-3 नेता के अलावा कोई दिखा भी नहीं है। ये जनता ने देखा है, पहले वेव में भी देखा था, उसका जवाब उन्होंने चुनाव में दिया। कोरोना का मुद्दा नहीं है, ठीक है, कोरोना के लिए अलग तो से मुद्दा रखेंगे। प्रशांत जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी अब। जी प्रशांत जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? अभी 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे ऐसे नई नई चीजें भी सामने आ रही है, और एक और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात की राजनीति में फिर से प्रशांत किशोर की एंट्री हो सकती है, और शायद ये इस बार वो कांग्रेस के साथ होंगे। ऐसी भी कुछ मतलब बातें सामने आ रही है, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, उसको आज की तारीख में एक यंग स्ट्रेटेजिस्ट बाहर से ऐसा लाना पड़े, ऐसी हालत, और गुजरात जैसे स्टेट में। और प्रशांत किशोर की बात करें, वो पहले भाजपा के साथ काम कर चुके थे, मोदी जी को वहां तक पहुंचाने में भी उनका बहुत ही बड़ा रोल रह चुका है। तो वो एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है, उसकी ज़रूरत लोगों को क्यों? वो ना गुजरात की भूगोल जानता है, ना ज्योग्राफी, ना डेमोग्राफी, तो वो कैसे हेल्प करेगा, वो सेकेंडरी बात है। ठीक है, अगर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस सबसे पहले उसका प्रदेश प्रमुख मतलब उसकी बॉडी फिट करे। वो एक क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन खड़ा है, उसके ऊपर बॉडी बैठ नहीं पा रही है। बॉडी बैठेगी तो वो दौड़ेगी और काम करेगी और कांग्रेस के लिए मतलब वोट बैंक खड़ी करेगी। गुजरात की राजनीति में बदलाव हम कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं, कोई पार्टीज नहीं है, कुछ काम नहीं है। डेफिनेटली चलो मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लोगों का एक मतलब एक अंदरूनी थोड़ी नाराजगी है। लोगों ने कोरोना काल में काफी सारी चीजें सहन करनी पड़ी, देखना पड़ा, कहीं हमको दिख रहा है कि विफल थी। अगर सरकार विफल है तो विपक्ष कहाँ सफल है, वो भी तो दिखाइए। क्योंकि जिला पंचायत गई, तालुका पंचायत, नगर पालिका, बहुत सारा देख लिया। रिजल्ट जब आता है तो 80-20 का मीनिंग क्या हुआ? 100 में से 80 सरकार को मिलते हैं, 20 ऑपोजिशन में जाया है, तो ये अच्छी बात नहीं है, लोकशाही के लिए भी अच्छी निशानी नहीं है। बट हम सब फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की विफलता भी उतनी ही है जितनी सरकार की विफलता है। क्योंकि विपक्ष विफल है तभी तो उनकी एक्सेप्टेंस 20% से 40% तक तो जाना चाहिए। 35%, 40%, 45% जो वोट शेयर की आप बात कर रहे हो। कोई भी राजकीय पार्टी सरकार बनाती है वो 45 to 49% में वोट शेयर बनाती है, उसके सामने विपक्ष 35% तक होना ही चाहिए, 35, 37, 40% तक। तो वो विपक्ष आज की तारीख में 31%, 29%, 30% में आके बैठ चुका है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि विपक्ष विफल है, लेकिन विपक्ष
जनता के बीच में जाके 39% सरकार वोट मिला की है कांग्रेस विफलता को। को एक्सपोज करने में भी विफल रही है। प्रशांत भाई, सरकार विफल है तो वो आप 82 लोगों को भी MLA तो थे कांग्रेस के, समझाइए, 82 लोग MLA। कन्विंस भी तो होने चाहिए, वो नहीं है। और यहाँ जितने भी नहीं, खुलते हैं देखिए, मतलब वोट आप बैंक की आंखें तरह। बंद मत करिए। सॉरी, 82 MLA थे कांग्रेस के लास्ट इलेक्शन में, आप इसको मत भूलिएगा। 39% वोट मिला है। अरे वो इसके पहले 82 क्यों आई थी आज अशोक नहीं, भाई, वो देखिए, भी तो याद आप बंद कीजिए। मत आपके करिए। पास दो आज बैसाखी थी, हार्दिक आज मैं पटेल दावे और के साथ जिग्नेश बोलता हूं। मेवाणी, अल्पेश ठाकुर, वो बैसाखी, वो तीनों को लेके, और वो तीनों आज इस तरफ आ चुके हैं। हार्दिक पटेल का भी नहीं, कहीं कैसे ठिकाना नहीं है। बैसाखी? आज की इसके- तारीख इसके- में इसके हार्दिक पहले भी पटेल के बैसाखी नाम था। पे कांग्रेस 2 सीट नहीं ला सकती है। ये मेरा चैलेंज है, पाटीदार वर्सेस नहीं, पाटीदार, आपका जो पूरा चैलेंज आपके बिखर पास चुका है। रखिए। सॉरी, आपका चैलेंज आपके पास रखिए प्रशांत जी, आपका अरे चैलेंज हमको नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, चैलेंज यहाँ आप पर ऐसी बात सबको मत अपनी करिए। बात रखने का अधिकार है अशोक जी। भाई, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हाँ, कि वो मेरा भी आपकी अधिकार पार्टी है। को भी सोचना आप चाहिए। ऐसा क्योंकि चैलेंज करते हो, पता चल जाएगा आपको। मतलब चैलेंज, मतलब देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे कोई पक्ष से क्या कोई लेना चैलेंज देना करते नहीं हैं है। आप? एक बड़ी जनता पार्टी को को क्या चैलेंज मिल रहा करते है हैं आज आप। की तारीख में? जो बैसाखी से आप 82 जनता को लाए, देने उससे की जनता को जवाबदारी क्या किसकी फायदा है? मिला? आपके ऊपर से 17, 13, 14 MLA इस तरफ चले गए, वो क्या हुआ? अरे वो तो जो चले गए, हार्दिक पटेल वो की तो वजह से बेवकूफी है। आप पाटीदार MLA लेके आए, वो सब ताकत उस का तरफ इस्तेमाल चले गए। आज की तारीख में जनता वहीं बंगाल की में क्या वहीं है, किया? सरकार वहीं की वहीं है, विपक्ष वहीं का वहीं है। तो ये सभी ट्रेंड चलने वाला है, तो जनता तो वहीं रहने वाली है। और जनता के प्रश्न अभी आज भी जनता तो हमेशा वहीं हम रहती जिस है तरीके से बेचारी। डिस्कशन कर रहे हैं, सीएम कौन बनेगा, चेहरा कौन बनेगा, कौन सा समाज रहेगा, कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं जनता के लिए ये 10 चीज लाना चाहता हूं, जनता के ये 10 प्रश्न है। महंगाई वहीं की वहीं है, बेरोजगारी वहीं की वहीं है, कोरोना के बाद बेड की अवेलेबिलिटी की बात, दवाइयों की बात, इंजेक्शन की बात, वैक्सीनेशन की बात करो, नहीं, तो लेकिन- सब वहीं का लेकिन वहीं क्या है। आप जानते जनता हैं? को कुछ मिला नहीं है। राजकीय पार्टी को जो प्रशांत करना है भाई, कर आप जानते लीजिए, हैं? लेकिन यस, जनता की चिंता किसी ने की आप नहीं है। जानते हैं? कोई कर भी नहीं रहा है, कर रहा है तो सिर्फ अपने पार्टी की चिंता कर रहा है कि हम सरकार कैसे बनाएंगे, हमारा फेस कौन रखेंगे, कौन सी कास्ट अरे कौन साथ प्रशांत में रखे तो भाई- हमको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आप क्या कर क्या रहे हो इस राज्य में? प्रशांत सब भाई, लोग, आपको पता है? बाकी जगह तो रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व टिकाए रखने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है, वो दिख रहा है। लेकिन हमारे कहाँ? यहाँ नहीं, बताइए ना सरकार मुझे। अपनी मस्ती मुझे में बताइए है। आप। क्या? नहीं, मैं प्रशांत भाई, आपको मालूम है गुजरात में मिनी इमरजेंसी चल रही है। गुजरात के अंदर आप मेरे को जुलूस अभी निकाल आप के बताइए, इमरजेंसी को मीटिंग बीच में करके लाते बताइए। हो। इमरजेंसी के लिए फिर कौन ठीक जिम्मेदार है, है? ठीक है, हम आ जाते हैं करंट मुद्दे नहीं, पर। हमें इमरजेंसी गुजरात तक में मेरे को नहीं एक जाना है। जुलूस, एक मीटिंग करके बताइए आप। पुलिस का परमिशन नहीं मिल रहा है आज विरोध पक्ष किस प्रकार से जनता की आवाज जब तक वो सड़क पे नहीं आएगा, सड़क पे लाने के लिए पुलिस परमिशन नहीं देती है, सीधा केस कर रही है। किस प्रकार के कानून गुजरात की विधानसभा में बना रखे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों ने। आज गुजरात तो आप मिनी कोर्ट में इमरजेंसी का गए? सामना कर रहा है। आप कोर्ट आप में मुझे गए? चैलेंज एक भी कर रहे बार? थे, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे जुलूस ठीक निकाल के है, बताइए। ठीक है, 50 ठीक है, लोगों का आ जुलूस जाते निकाल के बताइए हैं, ठीक है, अहमदाबाद आ में। जाते हैं राजनीति के मुद्दे पर। मुद्दे तो जनता के लिए क्या होंगे उस पर भी बहुत ही गहन हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विशान जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से प्रशांत जी ने ऐसा एक आक्षेप किया है, एज राजनीतिक विश्लेषक तो मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन साथ में उनके आक्षेप के ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन उनको एक इनविटेशन देता हूं कि सर, अगर आप चाहें तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे आ जाइए और हम आपको पूरा बही खाता दिखा सकते हैं कि बही खाते में किस तरीके से, कहां से पैसा आता है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कितने हर साल ईसीएस कटवाता है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स बैनर्स लगते हैं। तो इसमें कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की बी टीम या ए टीम या सी टीम का प्रश्न कि आम आदमी ठीक है, पार्टी का हमारे एक ठीक है, कार्यकर्ता वही है। समय का थोड़ा अभाव है। हमारे मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। ईशान जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं आखिरी सवाल की। 2022 के लिए क्या रणनीति रहेगी, या कोई ऐसा चेहरा जो शायद सोचा हो? आम आदमी पार्टी की जनता के प्रश्न लेके जनता के बीच में पहुंचेंगी और हम लोग ऐसा मानते हैं कि जनता की जो भी पाया की प्रश्न है, आज आजादी के इतने साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन के बाद भी जिस तरीके से परिस्थिति है, वो परिस्थिति में अगर कुछ तरीके से मूलभूत रूप आए, जनता को एटलीस्ट हम लोग जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि जो अंध भक्तों का जो काला चश्मा और जिस तरीके से एक टीवी पे के माध्यम से झूठ फैलाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग सच्ची बात हम लोगों के बीच में फैलाएंगे। जी,
अशोक जी, आपसे भी आखिरी सवाल यही रहेगा कि आने वाले चुनाव के लिए आगे की रणनीति क्या है? चलो, यहाँ पर तो चाणक्य ने कुछ मौन इशारा कर दिया हो, भले ही अभी डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी हम उसी मुद्दे पर अड़ग है। आपका क्या मानना है कि कब यहाँ पे कांग्रेस की ओर से, हाईकमांड की ओर से इशारा मिलेगा, यहाँ पर हमें गुजरात की कांग्रेस की राजनीति में, मतलब वो संगठन में कुछ बदलाव नजर आएगा? मतलब आगे कांग्रेस से कहाँ और कौन से बेस पर? नहीं, थोड़े ही दिनों में गुजरात के प्रभारी आ रहे हैं और वो सबको सुनकर प्रदेश के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। हमारी कारोबारी की मीटिंग हो रही है, सारे काम चालू है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां काम कर रही है, सब चीज चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात के अंदर है बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी का। आज हालत यह है कि पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं उन्होंने तो कमर ही तोड़ के रख दी है। लोग निराश हो गए हैं। रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो उनको चिंता होती है कि डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ बढ़ती हुई बेरोजगारी है। अभी तक कारखाने और फैक्ट्रियां पूरी तरह से खुल नहीं पाई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, सरकारी भर्तियां बंद है। तीसरा नंबर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज सरकारी तमाम खातों के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी शासन करने में विफल गई है। गुजरात में पर कैपिटा इनकम कम से कम होती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अंबानी अदानी पैसे वाले बनते चले जा रहे हैं। अनिल अंबानी का 10,000 गुना इस समय मुनाफा बढ़ गया है सबका, और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर, चीन के सवाल पर हमारे देश की नीति ठीक नहीं है। पाकिस्तान के सवाल को हमको मजबूती से लड़ना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के सामने लोगों को तैयार, भारत की विदेश नीति गलत है। सरकार की जो गुजरात का जहां तक सवाल है, मैंने जैसे कहा, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इस 3 मुद्दों पर कांग्रेस आंदोलन करने वाली है। जून के महीने में 15 जून को एक बहुत बड़ा मोर्चा अहमदाबाद में निकलने वाला है। अगर पुलिस परमिशन नहीं देगी तो हम बड़े पैमाने पर धरपकड़ हो रहेंगे। इसलिए मैं इसको प्रशांत जी को कहना चाहता था कि गुजरात में मिनी इमरजेंसी है। 5 से ज्यादा लोगों को पूरे गुजरात में इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दे रही है, जबरदस्ती हो रही है। ये तमाम बातों को लेकर कांग्रेस जंग के मैदान में कूदने वाली है। जी, कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि 2022 विधानसभा के लिए क्या रहेगा बीजेपी का मुद्दा? और आगे जिस तरीके से आपने बोला कि शायद बदलाव नहीं होगा, तो पाटिल जी की जो रणनीति है नो रिपीट की, क्या वो मतलब दिखेगी या फिर इस बार मतलब नीति कुछ अलग हो जाएगी, यानी चुनाव गया और कुछ नई नीति आई? भारतीय जनता पार्टी गुजरात के 2022 के विधानसभा के चुनावों में अपनी रणनीति के तहत उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों में गुजरात में जो काम किए हैं वो काम हम लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में ज्योति ग्राम योजना के तहत गुजरात के गांव-गांव में 24 घंटे बिजली दी है। उस गांववासी का आशीर्वाद है हमारे साथ। नर्मदा का पानी हमने गाँव में दूसरी छोर तक पहुँचाया है, वो किसान का आशीर्वाद है हमारे साथ। युवा स्वावलंबन योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को मेडिकल की फीस सरकार आज देती है, उन परिवारों का आशीर्वाद है भाजपा के साथ। आज 8 करोड़ महिलाओं को जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस कनेक्शन दिया है, वो माताओं बहनों को दिया हुआ सम्मान के रूप में आशीर्वाद है हमारे साथ। 12 करोड़ शौचालय बना के 3 तलाक का कानून लाके जो महिलाओं को अधिकार दिया है, उन महिलाओं के आशीर्वाद है हमारे साथ। आर्टिकल 370 राम मंदिर हो, आर्टिकल 35 हो, वो सब बातों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो देश की सुरक्षा का विश्वास जनता को भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अनेकों को योजना लाभ जो मिले हैं, उन युवाओं के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी युवा हो, महिला हो, किसान हो, उन सबके लिए हमने काम किया है और काफी कम समय में किया है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हम इस कामों को भी आगे ज्यादा अच्छी तरीके से करने के पूरे प्रयास करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात में विजय भाई के नेतृत्व में हम पूरी तरह से जनता की सेवा में लगेंगे और हम 2022 में अकल्पनीय परिणाम के साथ गुजरात में प्रचंड जनादेश हासिल करेंगे। भाई याद आ गए आखिर में, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्रशांत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि यहाँ पर तो मना कर दिया गया कि शायद बदलाव नहीं होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि नहीं, ये जो कोरोना काल में गुजरात में जो नुकसान हुआ है, बार बार प्रशासन पर जो उंगली भी उठी है, यानी कि अब परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा वो गलती नहीं दोहराना चाहती जो आगे किसी और पार्टी ने की है। आपको क्या लगता है कि बदलाव आना चाहिए या नहीं? ये बीजेपी का एक ट्रेंड तो रहा है कि इलेक्शन के 1 साल पहले ऐसा कुछ किया जाए। जैसे 2001 में भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो केशु भाई को बदल के मोदी जी आए। 2017 में 17 के इलेक्शन से 1 साल पहले आनंदीबेन को हटा के रूपाणी जी को लाया गया था। वैसे 22 में एक आशंका थी कि कुछ हो सकता है, लेकिन अगर एक कोरोना की
सफलता के बाद अगर कुछ भी करते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है, इसीलिए वो चेहरा हटा रहे हैं और सीएम को बदल रहे हैं, उसका डैमेज ना हो इसीलिए इस बार कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आएगा तो 22 के बाद आएगा, 22 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये भी कारण है या फिर कारण ऐसा है कि मतलब दूसरा ऐसा कहां पर मिलेगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से गुजरात चल रहा है, यानी दूसरा रिमोट कंट्रोल कहां ढूंढने जाए, ऐसा तो नहीं है। देखिए अभी जो भी है रिमोट कंट्रोल वाली बात में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। यस, फ्री हैंड नहीं है जिस तरीके से काम करना है कि इनको कुछ भी यहाँ के आईएएस आईपीएस की भी अगर ट्रांसफर करनी है तो फाइल दिल्ली तक भेजनी पड़ती है और अमित शाह साहब उसके ऊपर कंप्लीट मॉनिटर करते हैं, उसके बाद ही ये ट्रांसफर होती है गुजरात में। ये बहुत फिक्स्ड है, तो रिमोट कंट्रोल नहीं, बट ये जो भी उनकी पॉलिसी होगी कि भी सीनियर को दिखाया जाता है। लेकिन अभी अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि चेहरा जो भी हो वो ज्ञातिवाद से पर होना चाहिए, वो जनता के लिए होना चाहिए। समाज, ज्ञातिवाद, औरवाद, ये वाद, हिंदू मुस्लिम ये सबसे बाहर आके जनता के लिए जो काम करना चाहते हो वो पक्ष आगे आए और वो पक्ष उनका खुद का एक एजेंडा लेके आए कि हम जनता के लिए ये करना चाहते हैं। क्योंकि अभी ये पिछले 27 साल की एक सरकार हो या 1960 से बना गुजरात वहीं का वहीं है। गुजरात में हमको कुछ ज्यादा मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो नहीं दिख रहा है। आज की तारीख में मुद्दे और प्रश्न वहीं के वहीं हैं, अभी सॉल्यूशन चाहिए, बातें नहीं चाहिए। जी, यानी अमित शाह के, जैसे आपने कहा कि फाइल दिल्ली तक जाती है और अमित शाह अगर इशारा करे तो उस हिसाब से ही आगे की मतलब जो पूरी चेन है वो सेट होती है। जैसे कि योगी जी भी नाराज हुए थे और वो फोटो जो अमित शाह जो थे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, यानी कहीं ना कहीं योगी जी के साथ वो समाधान वाली बुक, यानी जो योगी जी नाराज चल रहे थे उसका भी वो फोटो सब कुछ बयां कर रहा था। भगवाधारी योगी जी बैठे हैं यहाँ पर, हरे कलर के अगर हम बात कर ले तो उसके वस्त्र में अमित शाह बैठे, यानी कि बिन सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आगे यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसी भी बात सामने आई थी। यानी कहीं ना कहीं इशारे चाणक्य के मायने बहुत रखते हैं। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि चाणक्य का इशारा काफी कुछ मायने रखता है। आज देखा गया कि जिस तरीके से अमित शाह और नितिन पटेल की नजदीकियां दिखी और जिस और अमित शाह बार बार नितिन पटेल को आगे कर रहे थे, उनके साथ में नजर आए। रूपानी जी कहीं ना कहीं उतने नजर नहीं आए, उनको इतना वजूद नहीं मिला। ये शायद कुछ बदलाव का संकेत तो दे रहा है। इस विषय पर हमने चर्चा की और हमने ये भी चर्चा की कि आज ये 2022 का चुनाव आने वाला है, तो बदलाव कितना जरूरी है या फिर भाजपा जो है वो अपनी सिर्फ रणनीति से ही आगे बढ़ेगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।